नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। दिव्य क्लासिक चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, और यह क्लास आपके लिए एक तरीके से एक मैराथन के लिए है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस देने वाला हूँ, जो कि ग्रामेटिकली और कंपोजिशन राइटिंग में होते हैं। वो पूरा का पूरा सिलेबस एक ही क्लास में देने वाला हूँ, और पूरी तरीके से मतलब अपने तरीके से आप पूरी अच्छे से समझिए। और जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जवाब देंगे। क्योंकि आज की क्लास में लेकर के आ रहा हूँ मेरा क्लास, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 का पूरा रिवीजन, यानी कि ग्रामेटिकली पोर्शन का जो रिवीजन है, मैं आपको एक ही क्लास में बताने वाला हूँ, जहाँ पर ग्रामर के 5 चैप्टर्स और कंपोजिशन राइटिंग होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रश्न जो आएगा वो प्रश्न सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर का पोर्शन आएगा। भाग जो खंड सी रहेगा वहाँ पर यानी कि हमको दिया जाएगा ग्रामर का भाग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इस ग्रामर के भाग में, क्योंकि प्रश्न जो हमारा होगा क्वेश्चन कुछ अल्टरनेटिव यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से पहला प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे यानी कि कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर हल करवा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ परीक्षाओं में भी रिवीजन पे आए हैं और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। और अब जो यहाँ पर जितने एग्जाम्पल हल हुए उन्हें बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के साथ साथ उनके रूल्स भी बताने वाला हूँ कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग ये हल हुए हैं, किस रूल्स के अकॉर्डिंग ये फिल किए गए हैं। तो देखिए लगातार और बने रहिए हमारी क्लास के साथ। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे अभी पहले क्वेश्चन की, यानी सेक्शन सी के। सेक्शन सी के पहले प्रश्न पर बात कर रहे थे हम। आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो पेपर लगता है उस पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि राजस्थान का पूरे राजस्थान का एक ही पेपर होता है। और यहाँ पर कक्षा 10 का सेक्शन सी जो पूछा जाता है वो ग्रामेटिकली पोर्शन होता है। तो वहाँ पर जो पहला पोर्शन होगा उसके अंदर हमको यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न होगा। इस पैटर्न के अंदर जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट में बताया है कि इस बार 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन तो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं सेंटेंस की पहचान करके और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ। दूसरा, वहाँ पर 2 प्रश्न जो है आपको ऑप्शनल टाइप के दिए जाएंगे। तो ऑप्शनल टाइप के प्रश्न भी सेम नियम से ही हल होते हैं। तो आ जाइए आप और बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखो कि मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 10 एग्जाम्पलों में आपका पूरा चैप्टर रिवीजन होने वाला है, क्योंकि मैं प्रत्येक एग्जाम्पल को विद रूल्स आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम को ऐसे जब प्रश्न हम हल करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न हमारा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर, यानी कि सही पहचान को चुनिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही पहचान को चुनिए और सही उत्तर लिखिए। राइट द आंसर, उत्तर लिखिए। अब उत्तर हमको लिखना है, उत्तर में जानो। उत्तर में क्या जानना है कि कोष्टक में लिखी गई जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये सारे के सारे मेन वर्ब हैं। क्या है? सारी की सारी ये मेन वर्ब है। ये सब मेन वर्ब दी गई है। अब मेन वर्ब तो दी गई, लेकिन मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है इसका पता हम टेंस की पहचान के साथ करेंगे, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस यहाँ पर अपनी एक पहचान रखता है जो उसके किस काल में है इसका होने का पता लगाएगा। तो यहाँ पर दिए गए सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, एक एक वर्डिंग को समझो और उसके बाद फिर आगे की चीजों का हल कीजिए। क्योंकि पहला सेंटेंस लिखा जैसे आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। पहले सेंटेंस पढ़ा, आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। पढ़ा वाक्य पढ़ने पर आपको हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, मैंने उस एक वीडियो में बताए भी हैं और क्लास में ये सारे न्यू में बताए भी जाते हैं कि कई जगह टेंस का जो टॉपिक है वो हिंदी माध्यम से पढ़ा दिया जाता है, हिंदी वाक्यों के अंदर आती है, लेकिन एग्जाम में वो पूछा नहीं जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि वहाँ पर अपन को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना होता है। ऑलरेडी अपने पास सेंटेंस आता है, उसको फिल करना होता है। वहाँ बच्चे फिर अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। तो इस प्रकार से देखो, जैसे कि मैं अब यहाँ पर अपने वाक्य पढ़ा है, तो वाक्य को पढ़ते ही इस टॉपिक अगर आपने पढ़े हैं तो इसके प्रत्येक टेंस की एक पहचान दी गई है। मैंने टेबल के माध्यम से भी बताया है और इस प्रकार से आपको एक एक रूल्स के हिसाब से भी लिखाया था। जैसे हमारे पास वर्ड दिया गया है, तो वर्ड में हमारे पास दिया है नाउ वर्ड, NOW। अब इसको समझो, इस नाउ वर्ड से पूरे नियम को पढ़ो कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में दिए गए किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में, यानी कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, नाउ, स्टिल, नाउ ए डेज और टुडे। मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ वर्ड आ रहा है किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, नाउ
उसके बाद टुडे, नाउ ए डेज ये वर्ड आते हैं तो रिक्त स्थान में इज एम आर प्लस क्रिया में आईएनजी भरते हैं। तो रिक्त स्थान में इज एम आर प्लस क्रिया में आईएनजी, इज एम आर का मतलब कर्ता के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर कर्ता क्या आ रहा है। अब आई तो आई क्या क्वालिफाई करता है, आई एम करता है, आई के साथ देखेंगे एम और वाच में क्या लगाएंगे WATCH वाचिंग लिखेंगे, आई एम वाचिंग। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है कि आपने पहले देखा पहले वाक्य में हमारे पास पहचान वर्ड था नाउ, क्या था नाउ। उस नाउ पहचान वर्ड के साथ ही हमने लिखा है सी, यानी कि उस पूरे नियम को पढ़ा है कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में नाउ एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट इन दिस डेज स्टिल नाउ ए डेज टुडे अगर वर्ड आता है तो इस एम आर प्लस क्रिया में आईएनजी बनते हैं। तो आई के साथ हमारी क्रिया एम आएगी और हम क्रिया में आईएनजी वाच में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। दूसरा हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है सी फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश हर होमवर्क बिफोर अली केम। अब समझो कि ये वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर अली केम। वर्ब को पढ़ने के बाद आप देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर बिफोर, क्या मिला है बिफोर। अब बिफोर के पास दो चीजें होते हैं, डबल क्लोज के अंदर आता है। बिफोर से पहले रिक्त स्थान दिया गया तो बिफोर के बाद वाले सेंटेंस से पकड़ेंगे। तो बिफोर के से पहले अगर रिक्त स्थान दिया गया तो बिफोर के बाद क्या है, कैम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस होता है। तो बिफोर के बाद पास्ट टेंस आ रहा है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस भरा जाता है। क्या भरा जाता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या भरा जाएगा, हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म हेड, और हेड के साथ क्या करेंगे हम फिनिश, FINISHED फिनिश भरा जाएगा, हेड फिनिश भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, बिफोर के बाद पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर से पहले यानी कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट भरा जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारे पास एक रूल्स है, यानी कि हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उससे बाद बिफोर और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बिफोर वर्ब के बीच में होता है तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और उससे पहले पास्ट परफेक्ट होता है। तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जाओ। तीसरा नंबर क्या है, आई फिल इन द ब्लैंक्स मीट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, मीट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे। अब वर्ब को हमने पढ़ा तो आई मीट ए स्ट्रेंज फेलो, ठीक है। पढ़ने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है वर्ड में, यस्टरडे। क्या आ रहा है, यस्टरडे। क्या आ रहा है, यस्टरडे। अब यस्टरडे एगो, यस्टरडे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है। एगो एजीओ, एगो यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। और उसके बाद वर्क में दिया गया है द अदर डे आता है तो दो कंडीशन रखता है, पास्ट इंडेफिनिट, यस्टरडे से पास्ट इंडेफिनिट है, दो कंडीशन रखता है, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नकारात्मक प्रश्नवाचक में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दिया गया सेंटेंस कैसा है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल है। यस्टरडे से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, तो सिंपल सेंटेंस में मीट की सेकंड फॉर्म भरी जाएगी। तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट होती है। 4 नंबर का वाक्य हमारे पास वी फिल इन द ब्लैंक्स गो टू पिकनिक टुमारो। तो वाक्य में क्या आ रहा है हमारे पास, टुमारो। टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल। आने वाला कल मतलब फ्यूचर टेंस। कौन सा हो गया, फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक आता है तो रिक्त स्थान में विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। तो वी के साथ हम जानते हैं वी कौन सी साइन क्रिया को क्वालिफाई करेगा, सेल को। किसको करेगा, सेल को करेगा। तो सेल के साथ हम करेंगे वी सेल गो, वी सेल गो। उसके बाद 5वें नंबर का एग्जांपल है द ट्रेन हैज नॉट खालिस्तान, फिर उसके बाद रिक्त स्थान है लीव यट, ठीक है। अब देखो तुम थोड़ी सी इसमें सेंटेंस को समझो, सेंटेंस को समझेंगे हम तो सेंटेंस में करा दो, ऊपर वाले बिठा रहा हूं मैं। तो सेंटेंस में एक छोटी सी अपन को चीज दिख रही है कि यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में दिया गया है कि हमारे पास तो केवल यानी कि अब हमको केवल मेन वर्ब भरना है। क्यों भरना है, क्योंकि वाक्य में ऑलरेडी क्या दे रखा है, सहायक क्रिया दी हुई है। तो द ट्रेन हैज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स लीव यट। तो यट अगर आ गया तो समझो यट ALREADY ऑलरेडी, उसके बाद जस्ट, उसके बाद अप टू नाउ, उसके बाद जैसे एक और आता है सो फार,
सो फार के बाद जैसे रिसेंटली, एवर, ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। ये होने पर हम हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब ऑलरेडी हैज तो दिया गई है, उसके बाद नोट दिया गया है, लीव की थर्ड फॉर्म लिख रही है, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। क्या होती है लीव की थर्ड फॉर्म? क्योंकि LEAVE लीव, सेकंड फॉर्म भी इसकी होगी लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी होगी लेफ्ट होगी, लीव लेफ्ट लेफ्ट। छठे नंबर का हमारे पास है द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स रिवॉल्व राउंड द सन। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, यानी कि इस प्रकार का छठे नंबर का जो एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल अपने आप में यूनिक है। यूनिक एग्जांपल इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे नियमों से अलग है, क्योंकि ये जो एग्जांपल दिया गया है ये एग्जांपल यूनिवर्सल रूप से है। इससे है यूनिवर्सल रूप का सेंटेंस है, यानी कि ये जो वाक्य हमारा वो सार्वभौमिक सत्य का सेंटेंस है। क्योंकि जब हमारा नियम ये बताता है कि सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? तो प्रत्येक देश काल ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में जो बात सच है, जिसे हम झूठ नहीं कर सकते हैं, यानी झूठा साबित नहीं करते, नहीं कह सकते हम उसे, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। मैथमेटिक कैलकुलेशन है, साइंटिफिक फैक्ट है, इनहेरेंट फैक्ट्स है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, ये मैंने पहले नियम में बताया हुआ है, एक वीडियो डाली हुई है उसके अंदर बताया हुआ है ये कुछ, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। तो पृथ्वी सिंगुलर होती है तो SREVOLVES रिवॉल्व्स आएगा यहाँ पर। क्या भरेंगे? रिवॉल्व्स भरेंगे। क्यों भरेंगे रिवॉल्व्स? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरे जाएंगे। सातवें नंबर का जो वाक्य दिया गया है, राम फिल इन द ब्लैंक्स नॉट अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। दोबारा अगर मैंने आपको एक बार फिर बताया तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, YESTERDAY यस्टरडे, उसके बाद वर्ड आता है एबो, और उसके बाद लास्ट वर्ड के साथ, लास्ट के साथ डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर और उसके बाद वीक, डे मंथ ईयर वीक। अगर ये आते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म और नकारात्मक प्रश्नवाचक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है। नकारात्मक प्रश्नवाचक में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि नेगेटिव है, ऑलरेडी वर्ब के साथ नोट लेकर के आया है, वर्ब अपने साथ ऑलरेडी नोट लेकर के आया है। तो राम के साथ हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर डिड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे हम नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लिखेंगे और ARRIVE अराइव हो जाएगा। आठवें नंबर का एग्जाम्पल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो ये प्रश्न कक्षा 10 की बोर्ड के अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे यानी कि SSC GD का पेपर हो, या फिर अन्य प्रकार से जहाँ अंग्रेजी विषय शामिल किया गया था वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी चूज अल्टरनेटिव का प्रश्न दिया जाता है। तो इफ शीतल फिल इन द ब्लैंक्स इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंड हर पार्टी। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है आठवें नंबर का वाक्य कि प्रश्न डबल क्लोज में है। प्रश्न किस में है? डबल क्लोज में है। दूसरा दिया गया प्रश्न यहाँ पर कंडीशन भी व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? कंडीशन। कंडीशन व्यक्त करने का क्या मतलब है? इफ एज और व्हेन कंडीशन व्यक्त करते हैं और डबल क्लोज में सेंटेंस दिए गए, तो इस प्रकार के वाक्यों में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल पहचान करनी सेंटेंस कौन सा है। तो इफ से पता चला है कंडीशनल क्लोज है। क्या है? शर्तवाचक उपवाक्य। तीन प्रकार से बनते हैं शर्तवाचक उपवाक्य, यानी कि तीन शर्तें लगता है। एक ओपन कंडीशन यानी खुली शर्त, एक इमेजिनरी कंडीशन यानी कि होती है काल्पनिक शर्त, और एक होता है हमारे पास अनफुलफिल्ड कंडीशन यानी अपूर्ण शर्त। ये मैं आपको क्लोज वाले चैप्टर में और पढ़ाऊंगा आगे, जिसके लिए इससे पहले हम लिख रहे हैं इफ प्लस आगे कुछ नहीं है, टेंस खाली है तो आप इफ को ही रखोगे। उसके बाद अगले वाक्य में देखो वुड हैव शुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दी गई है। वुड हैव शुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दी गई है। तो समझो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। इफ शीतल इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंड हर पार्टी। तो यदि शीतल मुझे आमंत्रित कर चुकी थी तो मैं उस पार्टी में शामिल हो चुका हूँगा। तो इफ शीतल यहाँ पर वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दी है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? यहाँ पर भरेंगे हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भरेंगे हैड INVITED इनवाइटेड। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हारे सामने। क्या कर देता हूँ? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप डाउट में रह जाओगे कि हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आया कैसे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर अनफुलफिल्ड कंडीशन है, अनफुलफिल्ड कंडीशनल क्लॉज है।
TIONA कंडीशनल अनफुलफिल्ड कंडीशनल क्लोज का सेंटेंस है, पहली चीज तो ये। और जब अनफुलफिल्ड कंडीशनल क्लोज का सेंटेंस जब आता है तो हमारे पास एक सूत्र है, इस सूत्र के जरिए हम इसकी रिक्त स्थान आदि को व्यक्त करते हैं। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस would have should have प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमारा यानी कि अनफुलफिल्ड कंडीशन यानी अपूर्ण शर्त का सेंटेंस होता है। तो ध्यान रखना हमारे पास इफ प्लस वुड हैव शुड हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म तो दिया गया है सेंटेंस में। एग्जांपल नंबर 8 में दिया गया है, इफ दिया गया है और वुड हैव शुड हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म दी गई है। तो भरना क्या है हमको, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आता है, हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो अपन ने हेड भरा है और इनवाइट की थर्ड फॉर्म भरी है। अब इनवाइट की थर्ड फॉर्म भरती है। तो ये ऐसे तीनों यानी तीनों शर्तों के सूत्र है अपने अलग से। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे क्या करना है। उसके बाद अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर दे पे देयर डेब्ट्स DEBTS डेब्ट्स है, डेब्ट्स नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का पता लगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, अगला दिन, अगला सप्ताह, अगला साल, अगला महीना, टुमारो आने वाला कल, सब फ्यूचर में आता है। तो यहाँ पर ये किस में चला जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में चला जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की सेकंड क्या होती है, विल से। तो यहाँ पर देखिए डे के साथ क्या आएगा, विल, क्या आएगा, विल। तो डे के साथ क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, पे आ जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना, यानी कि टुमारो के साथ TOMORRO टुमारो के साथ, टुमारो के अलावा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इनकमिंग डेज अगर आते हैं तो ये अपने साथ विल और सेल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को क्वालिफाई करते हैं। विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्वालिफाई करेंगे। 10वें नंबर का लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस कभी भी अपनी खुद की कोई पर्सनल पहचान नहीं रखता है। ये दो टेंसों को मिला करके अपनी पहचान को पूरी करेगा। क्योंकि एक तो देखो हमारे पास एट दिस टाइम है, तो एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूटिव बताएगा प्रेजेंट में, और टुमारो आने वाले को बताएगा यानी भविष्य काल में कंटिन्यूटिव बताने वाला भविष्य काल में बताएगा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो एट दिस टाइम प्लस टुमारो और एट दिस मोमेंट प्लस टुमारो दो ही पहचान वर्ड है इसके। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के दो ही यानी कि पहचान वर्ड है, एट दिस टाइम प्लस टुमारो, एट दिस मोमेंट प्लस टुमारो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए स्टूडेंट्स के साथ क्या लिखेंगे, विल बी। क्या लिखेंगे, विल बी READING रीडिंग लिखेंगे, विल बी रीडिंग लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये था हमारा एक चूज अल्टरनेटिव एंड करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ब का चैप्टर। और इस चैप्टर के बाद हमारा अगला जो क्लास आने वाली है वो आएगी हमारी की यानी कि वॉइस से रिलेटेड। वॉइस के एग्जांपल यानी कि आज और कल 2 दिनों में मैं आपकी पूरी मैराथन वाली क्लास के एग्जांपल है वो सारी कंप्लीट करा दूंगा। तो आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत पहुंचेगा और आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है। थैंक यू।